देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कुछ तो था उस बंद दरवाजे के पीछे, कुछ ऐसा जो सामने से गुजरने वाले को आकर्षित करता था। सालों से इस वीरान पड़ी हवेली का ये दरवाज़ा हमेशा मैंने बंद ही देखा है। बहुत सी सच्ची झूठी कहानियां सुनी थी इस हवेली के बारे में। लोगों का कहना है कि हवेली में भूतों का डेरा है। मैं हमेशा छुट्टियां बिताने अपनी दादी के घर आ जाता हूँ और गांव के लोगों को ये किस्से सुनने को मिलते हैं। बचपन में तो ये सब सच लगता था, लेकिन अब ये सब सिर्फ एक कहानियां ही लगती हैं। एक दिन मैंने अपनी दादी से इस हवेली के बारे में पूछा। पहले तो दादी ने हवेली के नाम से ही डर कर बताना मना कर दिया, लेकिन जिद करने पर उन्होंने बताया कई साल पहले वो हवेली बहुत ही संपन्न हुआ करती थी। सारी खुशियाँ थी वहाँ। हवेली के बड़े ठाकुर बहुत ही दयालु थे। पूरे गांव में उनका सम्मान था। कुछ दिनों बाद उनके छोटे बेटे की शादी नई हुई। नई बहू के पहली बार ससुराल आते ही हवेली के दिन फिर गए। हवेली में कदम रखते ही कुत्तों के रोने की आवाज़ें गूंजने लगी। लोगों ने इसे महज एक संयोग समझकर भुला दिया। नई बहू दिखने में बहुत सुंदर थी। प्रेम विवाह हुआ था दोनों का। असल में छोटे ठाकुर एक बार जंगल गए थे शिकार पर। वहीं उनकी मुलाकात नई बहू से हुई और वो उनके प्रेम जाल में पड़ गए। कौन जानता था कि नई बहू कोई सामान्य औरत नहीं, बल्कि एक डायन है जो अपने शिकार को प्रेम जाल में फंसाकर अपना काम करती है। विवाह के 2 दिन बाद ही बड़े ठाकुर चल बसे। साथ ही हवेली की रौनकें भी चली गईं। अब तो अक्सर ही कुछ ना कुछ अनहोनी होती रहती। नई बहू की हरकतें भी छोटे ठाकुर को खटकने लगी थी। उसने बहू पे नजर रखनी शुरू कर दी और एक रात छोटे ठाकुर ने उसे काला जादू करते देख लिया। दोनों में कहा सुनी हुई। छोटे ठाकुर ने वहां बड़े चाकू से नई बहू को मार डाला और बाकी परिवार वालों के साथ उस गांव को छोड़कर चला गया। बस तब से वो हवेली बंद है। लोग कहते हैं नई बहू की आत्मा आज भी वहां रहती है। अगली सुबह मैंने मन बना लिया हवेली को जाकर देखना था। जो लोग कहानी सुनाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। इस काम में साथ देने के लिए मैंने अपने भाई को भी साथ कर लिया। शाम को मौका पाकर हम हवेली पहुंचे। हवेली के डर की वजह से इस रास्ते पर लोगों का आना जाना कम ही था। ढलते सूरज की रोशनी में ये वीरान हवेली और भी डरावनी लग रही थी। मेन दरवाज़ा खुला ही रहता था। हम अंदर गए। छोटा सा बगीचा था जो अब झाड़ियों से भरा हुआ था। बगीचा पार करके हम हवेली तक पहुंच गए। मैंने हवेली के दरवाजे पर नज़र डाली। एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कह रहा हो वो दरवाज़ा खोल दूं। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अंदर जाने का फैसला किया। दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा था जिसमें कुछ अभिमंत्रित धागों से बंधा हुआ था। तभी पीछे से आवाज़ आई, हटो। मैंने मुड़कर देखा। मेरा भाई रोनित बड़ा सा पत्थर लेकर ताला तोड़ने को खड़ा था। मैं जल्दी से सामने से हट गया। 2-3 बार कोशिश करने के बाद ताला टूट गया। हमने एक दूसरे की तरफ शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखा और जल्दी जल्दी ताला खोलकर हटा दिया। फिर मैंने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा एक डरावनी आवाज़ के साथ खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही हमारी आंखों में चमक आ गई। हमने हवेली में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही हम अंदर गए दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ये देख मेरा भाई थोड़ा डर गया। मैंने उससे कहा कि शायद पुराना दरवाज़ा है इसलिए ऐसा हुआ है।
हमने हमारे बैग से टॉर्च निकाली और आसपास का मुआयना शुरू किया। हवेली सालों से बंद होने के कारण पूरी तरह से धूल से भरी हुई थी। जगह जगह पर मकड़ी के जाले थे। वो हवेली जितनी सुंदर थी उतनी ही डरावनी थी। हम इस समय हॉल में खड़े थे। सामने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी और चारों तरफ गलियारों में कमरे थे। दीवारों पर जानवरों के सर लगाए हुए थे जो उस समय और भी ज्यादा डरावने लग रहे थे, लेकिन भूत जैसा अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिला था। हमने फैसला किया कि हम पूरी हवेली घूमेंगे। हम दोनों अलग अलग कमरों में जाकर देखेंगे। 2-3 कमरों की खाक छानने के बाद मैं ऊपर की तरफ बढ़ा। मैं ऊपर के गलियारे में आगे बढ़ ही रहा था कि एक आवाज़ आई। मैं चौंक गया। मैंने आवाज़ की दिशा की ओर आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ा और आगे जाने पर मुझे एक परछाई दिखी जो एक ही पल में पास वाले कमरे में चली गई। मुझे लगा शायद रोनित है। मैंने आवाज़ लगाई, रोनित, क्या तुम हो वहाँ? रोनित? तभी नीचे से रोनित की आवाज़ आई। हाँ, क्या हुआ? भूत देख लिया क्या? मैंने नीचे झांक कर देखा तो रोनित नीचे खड़ा था। मैंने बस ना में सिर हिलाया और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। चारों तरफ टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आया। मुझे लगा शायद भूत देखने का विचार दिमाग में कुछ ज़्यादा ही हो गया है, इसलिए वहम हो रहे हैं। मुझे वो कमरा बाकी कमरों से थोड़ा अलग लगा। एक अजीब सा भारीपन था वहाँ। उस कमरे में एक अलग ही ठंडक थी। तभी मेरी नज़र दीवार पर लगी तस्वीर पर गई। एक शादीशुदा जोड़े की तस्वीर थी वो। एक लड़का जो कुर्सी पर बैठा था और उसके बगल में एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। एक अलग ही तेज था उसके चेहरे पर, आंखों में चमक मानो अभी बोल पड़ेगी। नागिन जैसी काली लंबी चोटी, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श। शायद ये वही थी, नई बहू। अजीब सी बेचैनी होने लगी मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घूर रहा हो मुझे। मैं जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहता था। जैसे ही मैं बाहर जाने के लिए मुड़ा, दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। मैं पूरी तरह सकपका गया। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। तभी कमरे में एक तीखी कनफोड़ हंसी गूंजने लगी। मेरा डर से गला सूखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसी आवाज़ें हैं। मैं अपना कान बंद करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो आवाज़ इतनी तेज थी कि मेरे कान के पर्दे फाड़ देती। मगर तभी अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने रोनित खड़ा था। मैंने उसे लिया और जल्दी से हम लोग उस हवेली से बाहर निकल आए। उसने भी बताया कि उसने भी बहुत कुछ अजीब महसूस किया, जैसे किसी के कदमों की आवाज़, किसी के हंसी और एक परछाई को भी उसने देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। क्या आपने ट्रेन में सफ़र किया है? करते ही होंगे, बड़ी सामान्य सी बात है। सफ़र तो हर कोई करता है, लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप रात के 3 बजे जाग रहे हो, अचानक कोई खून से सना हुआ हाथ आए और आपके गले दबाए। आप जब मदद के लिए भागें तब पूरी ट्रेन आपको खाली मिले। या कभी रात को आप वॉशरूम जाएं और बाहर से दरवाज़ा बंद हो जाए और खिड़की के रास्ते कोई खूनी साया आपका गला दबाए। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके पास कोई बैठा है? अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो क्या होगा? ट्रेन नंबर 184120। सफ़र बड़ा लंबा है,
कहते हुए अपनी पीठ पर बैग लादे हुए अमन ट्रेन में चढ़ जाता है और वो अपने टिकट में लिखे बर्थ में अपना सामान रख देता है और खुद भी वहीं बैठ जाता है। अमन अपनी नज़र इधर उधर घुमाता है और अपने कंधों को उचकते हुए खुद से ही बोलता है, क्या बात है, इतनी बड़ी बोगी में सिर्फ 25-30 लोग ही। और वो अपना मोबाइल निकालकर किसी से बात करने लगता है। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। तभी अमन के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अचानक किसी का हाथ पड़ने से अमन थोड़ा घबरा गया और वो उस आदमी को देखने लगा। वो आदमी के हाथ में खाने का पैकेट था। अमन को ऐसे देखने से वो बोला, आपका खाना। अमन ने खाना लेते हुए उसे थैंक यू कहा और उसे पैसे दिए और वो आदमी चला गया। अमन अपनी सीट पर खाना रखकर वॉशरूम चले जाता है। वो वहाँ से फ्रेश होकर वापस अपनी सीट पर आ जाता है और खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद अमन अपना बिस्तर लगा लेता है और वो लेट जाता है। क्योंकि अमन को सफ़र में नींद नहीं आती थी, इसलिए उसने तय किया था कि वो पूरी रात गेम और मूवी देखकर ही काटेगा। इसलिए वो लेट जाता है और गेम खेलने लगता है। गेम खेलते खेलते समय कब गुजरता है अमन को पता ही नहीं चलता। रात के 10 बज चुके थे। ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकती है और उस स्टेशन में से एक आदमी चढ़ता है जो अमन के सीट के सामने जाकर बैठ जाता है और वो अमन को देखकर कहता है, बेटा पानी मिलेगा क्या, मैं रखना भूल गया। अमन उसकी तरफ अपने पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहता है, ये रख लीजिए चाचा, आपको आगे भी ज़रूरत पड़ सकती है। वो आदमी अमन को थैंक यू बोलता है और पानी पीकर वो बाहर की तरफ देखने लगता है। कुछ ही देर में वो फिर अमन से बोलता है, कहाँ जा रहे हो बेटा? अमन मुस्कुराकर जवाब देता है, मेरा सफ़र थोड़ा लंबा है चाचा, मणिपुर के लिए निकला हूँ। अमन की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मतलब कल सुबह तुम मणिपुर पहुँचोगे और आज रात तुम्हारा सफ़र इसी ट्रेन में है? अमन उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और वापस से मोबाइल में बिजी हो जाता है। करीब रात के 11 बजे वो आदमी एक स्टेशन पर उतर जाता है और अमन का दिया हुआ पानी का बोतल अपने साथ ले जाता है। जाते जाते वो अमन को बोलता है, बेटा रात के 11 बज रहे हैं, इस तरह सफ़र में जागना ठीक नहीं। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि ये ट्रेन रुद्रपुर होकर जाएगी करीब 2-3 बजे के बीच, और आज अमावस की काली रात है। आज के दिन खूनी चुड़ैल जिसका कटा हुआ खून से सना हाथ नौजवानों के शिकार करती है, इसलिए देर रात तक जागना नहीं, अपना चादर ओढ़कर सो जाओ और भूल से भी 2-3 बजे के आसपास उठना मत। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अमन उस आदमी की बात को मजाक में लेता है और हंस देता है और खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोलता है, पता नहीं कब ये लोग अंधविश्वास से बाहर आएंगे। क्या होता है ये भूत चुड़ैल, मुझे तो समझ में नहीं आता। आज मुलाकात करने का मौका मिला है तो ज़रा देखूं मैं भी ये सब क्या चीज़ है। और वो अपने मोबाइल में गेम खेलने लगता है। समय कब निकलता है अमन को पता ही नहीं चलता। जब ट्रेन एक झटके से रुकती है तब उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है। रात के 3 बज रहे थे। अमन ने सोचा कि अब थोड़ा सोया जाए और वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। अमन वॉशरूम के गेट को खोलने के लिए धकेलता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। अमन ने वहीं खड़े होकर दरवाजे के खुलने का इंतज़ार किया, लेकिन 10 मिनट तक भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही कोई बाहर आया। अमन ने इस बार दरवाज़ा खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और वॉशरूम का दरवाज़ा खुल गया। अमन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि उसकी पलकें नींद की झपकी होंगी और कोई बाहर चले गया होगा और वो
वॉशरूम के अंदर चला गया। अमन ने जैसे ही वॉश बेसिन के नल को खोला, पानी लाल रंग का आने लगा। लाल रंग का पानी देखकर अमन घबरा गया। अजीब अजीब सी आवाज़ों ने अमन को पहले ही डरा दिया था। अमन को समझते देर नहीं लगी कि वो पानी नहीं खून है, और वो ज़ोर से चीख पड़ा। अमन को अजीब अजीब डरावनी आवाज़ें आ रही थी। वो बहुत घबरा गया और वॉशरूम से निकलकर अपनी सीट की तरफ भागा। अमन ने देखा कि ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है। वो जैसे ही ट्रेन से उतरने के लिए गेट की तरफ गया, ट्रेन की गेट फट से बंद हो गई और ट्रेन रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। अमन ने किसी से मदद मांगने की सोची, लेकिन पूरी बोगी खाली थी। अमन हैरान था, क्योंकि जब वो ट्रेन में चढ़ा था तब 25-30 लोग थे। तो फिर अब कहाँ गए? अमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक खिड़की एकदम तेजी से खुली और उसमें से एक खून से सना हुआ हाथ अमन की तरफ बढ़ता है। अमन खुद को बचाने के लिए चीखने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। वहाँ कोई भी नहीं था तो अमन की आवाज़ सुन सके। खून से सना हुआ हाथ अमन की गर्दन को पकड़ लेता है। अमन खुद को बचाने के लिए बहुत फड़फड़ाता है, लेकिन वो खुद को उस खूनी चुड़ैल से नहीं छुड़ा पाता। वो खूनी चुड़ैल अमन के सिर को उसके शरीर से अलग कर देती है और उसके कटे हुए सर से बहता खून पी लेती है। कटे हुए सर के साथ वो चुड़ैल कुछ ही सेकंड्स में वहाँ से गायब हो जाती है। वहाँ कुछ बचता है तो सिर्फ अमन का कटा हुआ शरीर, जो अब पूरी तरह से खून से सना हुआ था। सब एकदम शांत था उस ट्रेन में, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह 5 बजे जब ट्रेन मणिपुर स्टेशन पहुंचती है, तब एक साफ सफाई कर्मचारी रेलवे पुलिस को इस घटना की जानकारी देते हैं। रेलवे पुलिस लाश को देखकर ही समझ जाते हैं कि यह उस खूनी चुड़ैल ने ही किया है, और वो पेपर पर इश्तिहार दे देते हैं। अगले दिन पेपर में छपता है कि एक और नौजवान को खूनी चुड़ैल ने बनाया अपना शिकार। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।